बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चैनल 2 न्यूज़ सिडनी से आपकी खिदमत में अख्तर अली का सलाम। आज हम तजिया निगार जनाब अतीकुल हसन साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नए मौजू के साथ हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान में नए सूबे क्यों बनने जरूरी है। हम अपने तजिया निगार साहब से वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अतीकुल हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम अख्तर मुगल साहब और 72 न्यूज़ चैनल के तमाम नाज़रीन को और तमाम स्टाफ को, प्रोड्यूसर साहब को मेरा सलाम। साहब, आजकल नए सूबों के बारे में काफी शोर सुन रहे हैं और इस से गुफ्तगू करेंगे। इंतजामी यूनिट या सूबों की जरूरत पेश आ रही है। मैं चाहूंगा नए सूबों की जरूरत अहमियत पर हमारे नाज़रीन को बताइए। साहब जी अख्तर मुगल साहब, आजकल पाकिस्तान में सिंध के शहरी इलाकों में ये एक बहस चल रही है, बहुत बड़ा इशू है। देखें, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा। असल में हमारी कौम बदकिस्मती से, और हमारे हुक्मरान सियासतदान हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, उन्होंने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। पाकिस्तान के माजी में होने वाले अलमिया वाक़यात जिसमें पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ, उससे भी कोई सबक नहीं सीखा। और हर बात या तो जज्बात से ली जाती है या फिर अपने मुफाद को आगे रखा जाता है, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के अवाम को बराबरी से इंसाफ देने के मुकाबले में। तो जब आपके दिल में अपना जाती हुक्मरानों का अपना जाती एजेंडा आगे होगा और उसको सामने रख कर फैसले करेंगे, तो फिर इस तरह के हालात और वाक़यात पैदा होते हैं। आज का ये मौजू नहीं है, लेकिन हम बात कर चुके हैं और पूरा पाकिस्तान ही पिछले 50 बात कर रहा है कि बांग्लादेश कैसे अलग हुआ। जब हमने आबादी वाले इलाके को नहीं दी, वहाँ इस्लाहात दी, उनको आम जो मशरकी पाकिस्तान की आवाम थे, आम इंसान को हुकूक नहीं मिल रहे थे बराबरी के साथ, पर ये आवाम हकूक दिए जाएं। और एक दस्तूर है इंसान को आज़ादी, वो एक मुल्क में रहे, वरना फिर दुनिया में ये रहती हैं। तो एक मुल्क को एक रहने के लिए इंसाफ, अदल और इंसाफ और हुकूक बहुत जरूरी हैं। और जो हुक्मरान हैं उनको अपनी हुकूमत चलाने के लिए भी है और उनके मफाद में है कि वो अपनी रियाया, जो अपनी आवाम है, उसमें ये सब बराबरी से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप डंडे के जोर पे कुछ अर्से तो चला सकते हैं, लेकिन खड़ी। अब आज का जैसे मौजू, पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, और ये इसको ये क्यों ऐसा मसला बनाया हुआ है। देखें, पाकिस्तान भी तो हिंदुस्तान को अलग करके बनाया गया ना। क्यों? क्योंकि वक्त की जरूरत थी। पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया गया था पहले, बुनियादी हुकूक मुसलमानों के मांगे गए थे और वो नहीं मिले, तो मजबूरन फिर जो लोग मांग कर रहे थे, वो लीडरशिप ने आहिस्ता आहिस्ता, जो लोग नहीं दे रहे थे हुकूक, वो उस मकाम पे उनको ले आए कि वहाँ डिवीजन की बात हुई। यही चीज़ बांग्लादेश में 1971 में हुई। एक जमात है, जब उसने मेजोरिटी में जीता है, उनको इख्तियार नहीं दिया गया, तो फिर ये हुआ। वरना जहाँ तक अब आते हैं मौजू के ऊपर, सूबों के ऊपर। देखें, दुनिया में सूबे बनना, एक सूबे में ज़िले बनना, डिवीजन करना, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन, तहसील, यूनियन, ये सारी चीज़ें हर मुल्क में होती रहती हैं वक्त के साथ साथ। ये बिल्कुल इस तरह है कि एक इंसान अपना मकान बनाता है, उसमें अगर वो 3 बेडरूम का एक घर बनाता है और उसके बाद में उसके बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों जब ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं, तो उस मकान में वो चेंज करके 4 कमरे का बेडरूम कर लेता है, या उसको एक फ्लोर और बना लेता है ऊपर। मकान अपना अगर रखना चाहे तो उसमें फ्लोर दूसरा बन जाता है। ये वक्त की ज़रूरत है, इंसानों की ये नीड है। मिसाल के तौर पर तारीख देखें, अगर हम
हिंदुस्तान में 1950 तक आजादी के बाद, क्योंकि हिंदुस्तान अपना आजादी मनाता है 1947 15 अगस्त, हम मनाते हैं 14 अगस्त। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान इंडिया की शक्ल में एक मुल्क की सूरत में आया, वो 1947 में आया। उससे पहले कभी भी एक मुल्क नहीं। भारत बहुत 400 तकरीबन 465 छोटी छोटी रियासत का एक मजमुआ था जिसे भारत कहा जाता था, और वहां पर हर रियासत में राजा महाराजा नवाबों की अपनी हुकूमत थी, और छोटी छोटी वो रियासतें थी, थोड़े लोग थे, उनका इंतजाम वो बड़ी खूबसूरती से चलाते थे। और जब हिंदुस्तान में गोरे आए, जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए, तो उन्होंने भी कुछ ही रियासतों पे कब्जा किया जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है, और उस वक्त भी कुछ रियासतें आजाद थीं, और अंग्रेजों ने भी ये सिस्टम रखा था कि उनको ऑटोनॉमस दिया हुआ था, यानी कि राजा महाराजा अपनी जगह थे, उनसे महसूल या टैक्स लिया जाता था, और एक कमिश्नर कर दिया जाता था गोरों की तरफ से कि भाई ये आपका कमिश्नर है, ये देखभाल करेगा और हमारे अंडर में है, लेकिन आप आजाद हैं, आप अपना आप रियासत चलाइए, आप जिस तरह आप चला रहे हैं। तो इस तरह से एक लूज कंट्रोल के साथ गोरों ने हुकूमत की, और बहुत सी रियासतें उस वक्त तक आजाद रहीं। आज फिर जब हिंदुस्तान बन गया 1947 में, तो 1951 से और 1956 तक हिंदुस्तान में रिफॉर्म हुआ और नए सूबे बनाए गए, और उसके बाद में कुछ जो रियासतें थी वो वैसी ही रही, और फिर 56 में हिंदुस्तान में 36 सूबे हो गए। उससे पहले उसमें हिंदुस्तान में तकरीबन 12 मेरे ख्याल है रियासतें थी, सूबे थे, और 9 रियासतें थी। एक मजमुआ था जो बढ़ाए गए 1956 में, और ताकि तमाम लोगों तक जो गवर्नमेंट का इंतजाम है उसको संभाला जा सके। लोगों को मराद देने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन को बनाना पड़ता है, और देखना पड़ता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन इस आबादी के लिए काफी होगा या नहीं होगा। उसमें ये सामने चीज रखी जाती है, वो रखी जाती है अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना। वहां ये नहीं रखा जाता है कि जी ये सूबा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पंजाबी ज्यादा है, यहाँ सिंधी ज्यादा है, यहाँ महाजिर ज्यादा है, यहाँ बलोची ज्यादा है, यहाँ पर हमारी हुकूमत चली जाएगी। ये अगर चीजें रखी जाएंगी तो अवाम का तो मुफाद नहीं होता है उसमें। अब देख लीजिए हमारे रीजन में अफगानिस्तान में 34 सूबे हैं, ईरान में 31 सूबे हैं, नेपाल जैसे छोटे मुल्क में 7 सूबे हैं, तुर्की में 81 सूबे हैं, श्रीलंका में 9 सूबे हैं, मलेशिया में 11 सूबे हैं, भारत में 29 और 7 यूनियन है, 36 टोटल मिला के हो गई है। तो ये इन ममालिक में कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई सियासतदान बात करते हैं। लेकिन अगर सियासतदानों को ये लगे कि यहाँ पर अगर सूबा बनाया तो मेरी हुकूमत चली जाएगी, मेरी पार्टी कमजोर हो जाएगी, हमारी सीटें कम हो जाएंगी, हमारी जो पावर है वो कमजोर हो जाएगा, तो वहां तो प्रॉब्लम होगा। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान असल में जो 4 सूबे हैं, और मैं आगे अभी बात करूंगा, ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो 22 करोड़ की आबादी है, और ये 4 सूबे हैं। अगर आप पाकिस्तान की तारीख में जाएं, मैं थोड़ी सी पाकिस्तान की बताऊं आप। 1947 में पाकिस्तान बना तो उसके 2 सूबे से थे, ये पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, और उस वक्त जो मशरकी पाकिस्तान था उसमें 4 डिवीजन थे एडमिनिस्ट्रेटिवली, चट्टागोंग डिवीजन, ढाका डिवीजन, खुलना और राजशाही। ये 4 डिवीजन थे जिसको के एडमिनिस्ट्रेटिवली संभाला जाता था, और ये मशरकी पाकिस्तान एक हिस्सा था पाकिस्तान का, 2 हिस्से थे। इसी तरह से मगरबी पाकिस्तान में पंजाब के 4 डिवीजन थे 1947 में, एक लाहौर डिवीजन, एक मुल्तान डिवीजन, एक रावलपिंडी डिवीजन, एक सरगोदा डिवीजन। भावलपुर जो था वो पंजाब का हिस्सा नहीं था, भावलपुर एक अलग रियासत थी, भावलपुर के नवाब थे वो चलाते थे, और उसके बाद में फिर भावलपुर को जब शामिल किया गया पंजाब में तो उसको भावलपुर रियासत को उन्होंने भावलपुर डिवीजन बना दिया और पंजाब में शामिल कर दिया, जो एक गलत फैसला था। आज भी भावलपुर के लोग अपने अलग सूबा के लिए मांग करते हैं। की वजह क्या है कि वो पहले भी अलग ही था वो, तो वहां पर उसको डिवीजन बनाने के बाद में पंजाब में जम कर दिया। दुनिया में सूबे और डिवीजन बनाए जाते हैं ज्यादा, और ताकि आवाम को सहूलत मिले। पाकिस्तान में फैसले होते हैं पॉलिटिकली
सियासत की बुनियाद पे, पार्टियों के अपने मुफाद की बुनियाद पे। तो ये किया गया। उसके बाद में जो नॉर्दर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, NWFP, जो आज KP के है, उसमें 2 डिवीजन थे खाली। एक था डेरा इस्माइल खान और दूसरा था पेशावर डिवीजन। बलूचिस्तान में यूनियन थी वहां पर बलूचिस्तान में, क्योंकि खान ऑफ कल्लात के अंदर था बहुत ज्यादा इलाका। सिर्फ कोयटा के अलावा कोयटा एक डिवीजन था और एक खान ऑफ कल्लात का अपना वो एक उनकी अपनी रियासत थी, जो बाद में पाकिस्तान, उसकी एक तारीख है, वो आना नहीं चाह रहे थे, गुरुओं के अंडर में था, गुरुओं ने छोड़ के चले गए, वो आजाद रहना चाहते थे, पाकिस्तान की हुकूमत ने दबाव दिया, छोटा इलाका था, और अयूब खान ने उनको इस बात पे राजी कर लिया, ये राजी करवाया गया कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। तो खान ऑफ कल्लात जो है वो भी आ गए, फिर नॉर्दर्न KP में आ गया, वो ये बलूचिस्तान में आ गया, सॉरी। तो बलूचिस्तान में भी यही हुआ। फिर ये 4 जो अलग अलग रियासतें थी वो जम हुई, और फिर वो बलूचिस्तान में अलग अलग डिवीजन बना दिए गए, और कोयटा भी एक डिवीजन बन गया। इसी तरह से अगर आप सिंध में देखें, अब ये बात करते हैं कि ये सिंध अलग नहीं होगा, सिंध टूटेगा नहीं, सिंध का सूबा नहीं। तारीख जाकर देखें, जज्बाती बातें करने से, तकरीरें करने से, मीडिया पे बैठ के सियासतबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। सिंध कभी भी इस शक्ल में नहीं रहा जिस शक्ल में आज है। ये तो जब मैं अभी आगे बात करता हूँ, सिंध में एक खैरपुर स्टेट थी, खैरपुर के जो राजा महाराजा नवाब थे उनकी, दूसरा हैदराबाद था जो सिंध था, जो कैलिजा, और एक उमरकोट था। वो उमरकोट भी जो है वो एक पूरी स्टेट थी, रियासत थी। उसके बाद में जब ये बांग्लादेश बन गया, और उसके बाद याया खान ने वेस्ट पाकिस्तान में, जो वेस्ट पाकिस्तान रह गया, पाकिस्तान जो है वो वेस्ट पाकिस्तान रह गया खाली। तो उस वक्त क्या किया गया कि वेस्ट पाकिस्तान में जितने डिवीजन थे, जो मैंने आपको अभी बताया, मुख्तलिफ डिवीजन थे, उन डिवीजन को सबको डिसॉल्व करके और 4 सूबे बना दिए गए। तो ये 4 सूबे 1970 में याया खान ने बनाए, और उसके बाद में 73 में भुट्टो साहब ने उसको पार्लियामेंट से मंजूर करा के पाकिस्तान के 4 सूबे बना दिए। अब जो ये बातें करते हैं, ये तो इनको पता होना चाहिए कि भाई साहब, ये पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान बना था तो ये 4 सूबे नहीं बने थे जी। ये आपने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है, और ये किसने की है? जो आज तक हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं 1970 से, आप देख लें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क को चला रहे हैं यहाँ के लैंडलॉर्ड, यहाँ के जागीरदार, यहाँ के कबायली सरदार, जो असेंबलियों में बैठते हैं तो हमारे लीडर होते हैं, और जब अपने इलाकों में जाते हैं तो अपने वो चौधरी और वडेरे होते हैं, और वही हमारी लेजिस्लेशन बनाते हैं, और या फिर फौज। इन्होंने हुकूमत की है। अवाम को सही मायनों में इख्तियार कब दिया गया है? कब वहां पर अब फेयर इलेक्शन होते हैं 1973 से। तो 73 में जितने ये गलत काम और आज जो मैस हुआ है पाकिस्तान में, ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन से ही शुरू होता है। वहीं से ये 4 सूबे बने और वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है जी। में क्या हुआ, मुख्तलिफ दौर आते रहे। अच्छा, फिर जो ये 4 सूबे बनाए तो इसमें मुख्तलिफ डिवीजन, हुक्मरानों ने ये किया, हर सूबे अपनी गवर्नमेंट को, जिनकी जो बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां थी, उनको जो फायदा लगता था कि कहाँ हमारा वोट का मैंडेट है, कहाँ हमारा वोट का मैंडेट ये नहीं है, तो उसके अंदर भी डिवीजन उसी हिसाब से बनाए गए, ताकि हमारा जो मैंडेट है, हमारा जो पावर है वो बरकरार रहे। इस हिसाब से सिंध में भी नए डिवीजन बने, इसी हिसाब से पंजाब में भी बने, इसी हिसाब से KPK में भी बने, और बलूचिस्तान में भी बने। आवाम को सामने नहीं रखा गया कि आबादी के लिहाज से उसको बनाया जाए, और ये देखा जाए कि ये एक डिवीजन बनाने से क्या, या एक सूबा रखने से आम आवाम जो पूरे सूबे में है वो सबको आसानी से रसाई होगी हुकूमत तक। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुल्तान में बैठा है और चीफ मिनिस्टर हाउस लाहौर में है, तो वो 300 किलोमीटर का फासला तय करके जाता है, अगर कोई उसको प्रीमियर ऑफिस में या सेक्रेटरीट में कोई काम होता है। तो अगर कोई कश्मीर में, सिंध में है, तो उसको कराची आना पड़ता है। अगर उसको कोई सेक्रेटरीट में काम हो, 600 किलोमीटर का फासला बन गया। ये एक मजाक है, ये दुनिया में एक मजाक है। पाकिस्तान यहाँ 12 करोड़ की आबादी का सूबा दुनिया में नहीं है कहीं पर भी जी। पंजाब की आबादी 12 करोड़ है,
सिंध की आबादी 5 करोड़ है। तो ये फिर आगे आगे सूबे, मैं बात करूंगा आगे कि किस तरह से सूबे आगे बनाए गए, लेकिन छोटे छोटा सा मैं आपको बता दूं कि गुजरांवाला डिवीजन बनाया गया, लाहौर और रावलपिंडी को थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा लेके। डेरा गाजी खान डिवीजन वाज स्प्लिट फ्रॉम मुल्तान डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन वाज स्प्लिट फ्रॉम सरगोदा डिवीजन, सिब्बी डिवीजन वाज फॉर्म फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ कल्लात एंड कोयटा डिवीजन, लसबेला डिस्ट्रिक्ट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कराची। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं आपको, जी कराची जो है वो सिंध का हिस्सा था ही नहीं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो जी सिंध तो कैपिटल था पाकिस्तान का। फिर नहीं, उसके बाद ये हुआ कि कराची तो कैपिटल था पाकिस्तान हाँ, का कराची 1947 में, कैपिटल सॉरी, कराची जो था वो कैपिटल था। जी और फिर 19 मेरे ख्याल 69 की बात है क्या, लसबेला जो था जो अब बलूचिस्तान में है उसको भी कराची में शामिल कर दिया गया और लसबेला कराची बन गया जब ये डिस्ट्रिक्ट जब जब कैपिटल था। और उसके बाद में जब कैपिटल कराची, जब ये सूबे बने 4, तो कैपिटल को उठा के कराची से इस्लामाबाद ले जाया गया जी और लसबेला को वापस फिर बलूचिस्तान में डाल दिया गया, वरना वो कराची का पार्ट था लसबेला जो था। जी जी तो ये चेंज हुई। अब जब कराची कैपिटल ले आया जा रहा था इस्लामाबाद, जी जब किसी को तकलीफ नहीं हुई, खुशी क्यों हुई, सिंध के आवाम को तकलीफ क्यों नहीं हुई कि उसको कैपिटल के स्टेटस से उठा के उसको सिंध का कैपिटल बना दिया। मतलब कोई इंसाफ ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बनती थी, कोई रीजन नहीं बनता था कि एक आपका सबसे बड़ा शहर है, एक आपकी पोर्ट है, जो एक कमर्शियल सिटी है, जो एक सूबा है, जो एक कैपिटल है, सॉरी दारुल खिलाफा है, कायदे आज़म ने खुद उसको दारुल खिलाफा बनाया, वहां पर हर चीज मैसर थी, उसको उठा के आप इस्लामाबाद ले गए सिक्योरिटी रीजन देकर। जी और उस वक्त सिंध की आवाम नहीं बोली और अपना पंजाब बोला। क्यों? कि सिंध के वडेरों ने देखा कि भाई चले हमें तो फायदा है, कि हमें तो फायदा ये है कि ये कैपिटल में था, अब ये होगा सिंध के अंदर आ जाएगा ये। जी तो कराची जो है वो गिफ्ट में उठा के सिंध के वडेरों को और जागीर और कबायली सरदारों को, जो आज सियासतदान है, जो पीपल्स पार्टी के में बैठे हुए हैं, इनको तो गिफ्ट में लिया, एक सोने की चुड़िया आपने उनको दे दी कि ये लो आपका, ये आपका कैपिटल है। तो ये देखें, जब ज्यादती होती है तो लोग बात करते हैं ना, तो ये कर दिया गया। तो इस तरह से फिर ये जब चीजें होंगी तो जाहिर है कि लोग तो आवाज उठाएंगे और अब वक्त वो आ गया है। तो आई थिंक भाई एक सवाल है कि नए सूबे बनने से नुकसान क्या है, लोग क्यों मुखालफत करते हैं? क्या इसको यूं कह लीजिए कि नए सूबे बनने से क्या फायदा और नुकसान होगा, और देखें फायदा होगा किससे होगा और नुकसान होगा किससे होगा? देखें इसमें नुकसान उनको होगा जिनकी मोनोपोली है, जिनकी डिक्टेटरशिप है, और वो हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान, जो एक्चुअली सियासतदान नहीं है, वो चौधरी जागीरदार वडेरे हैं। उनकी अपनी वही रियासतों के तौर पे चलाते हैं अपने इलाकों के। वो उनके जो वोटर्स हैं, जो उनकी जमीनों पे काम करते हैं, उनको उनको ये आज भी उनको ये आज़ादी नहीं है कि अपनी मर्जी से वो वोट दे सकें। पीपुल्स पार्टी और के जितने बड़े बड़े लीडर हैं, सियासतदान जो कहते हैं अपने आप को, बेसिकली वो वडेरे हैं। वो नहीं चाहते कि सिंध में मजीद सूबे बने। अगर सिंध में, जो मैं पिछले कई सालों से बात कर रहा हूँ कि सिंध के 3 सूबे बनने चाहिए, और मैंने डॉक्यूमेंट भी मैं भी बताऊंगा उसके, मैं उससे मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा लेके, कि सिंध को 3 एडमिनिस्ट्रेटिव में 3 हिस्सों में 3 सूबों में बनना चाहिए, वह तकसीम करना चाहिए। इसकी तकसीम से सिंध के हर आवाम को, जो भी तबका है, फायदा होगा, चाहे वो उर्दू बोलने वाला है, चाहे वो सिंधी बोलने वाला है, चाहे वो पश्तो या पठान या बलोची बोलने वाला है, आम आदमी को फायदा होगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तकसीम होगा तो लोगों की रसाई ज्यादा होगी जाने तक। और फिर यही नहीं कि 3 सूबे हों, जो लोकल बॉडीज हैं उनको बाख्तियार होने में मदद मिलेगी, उनको आसानी होगी। अब एक लाड़काना डिवीजन में अगर बैठा हुआ है, वहां पर एक लोकल बॉडीज में उसको अगर सिंध गवर्नमेंट से कुछ काम करना है, तो वो तो कराची में फिर उसको रसाई करनी पड़ेगी। तो इससे
हालात बेहतर होंगे। इसीलिए दुनिया में नए नए सूबे मुल्कों में बनते हैं और सूबों के अंदर नए नए डिवीजन बनते हैं, डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, और इनकी वजह एक होती है कि इंतजामी उमूर जब कंट्रोल में नहीं आते तो उनको तकसीम कर दिया जाता है ताकि इजीली इंतजामी उमूर हों। और पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा कि डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट तो बनते रहे हैं पाकिस्तान में, और लोगों को पता भी नहीं चलता। अभी देखें ये सारी बातें हो रही हैं और कराची में एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया, तो कोई तुक नहीं बनती। तो ये क्यों, हमारे वोट यहाँ पर हैं तो हमने कोई केवाड़ी को हम उसको एक बना देते हैं अलग। तो ये चीजें पाकिस्तान में होती रही हैं। और मैं आपको थोड़ी सी तफसील भी दूं, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में 100 जब 1947 में बना तो पाकिस्तान में 124 डिस्ट्रिक्ट थे। डिस्ट्रिक्ट जो है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट मिला के एक डिवीजन होता है, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। तो पंजाब में 36 डिस्ट्रिक्ट थे, सिंध में 29, केपीके में 33, बलूचिस्तान में 33, गिलगित में 14, आजाद कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान में 14, आजाद कश्मीर में भी 14, और इस्लामाबाद एक कैपिटल है। ये 124 जो है वो डिस्ट्रिक्ट हैं आज। जब पूरा पाकिस्तान था, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, तो 154 थे, लेकिन फिर जब मशरकी पाकिस्तान चला गया हमारे हाथ से तो वहाँ के वो कम हो गए डिवीजन जो है। 1971 में पाकिस्तान लॉस हुआ तो 20 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमसे निकल गए हाथ से, वो 106 रह गए, लेकिन फिर बढ़ा दिए गए। इन 2001 में 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची सेंट्रल, कराची ईस्ट, कराची साउथ, कराची वेस्ट एंड मलीर, ये डिस्ट्रिक्ट बनाए गए 2001 में। उसके बाद में 2004 में 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, सिंध में उमरकोट, कश्मीर, कंबर, जामशोरो, ये बनाए गए। उसके बाद में 2011 में सिंध गवर्नमेंट रिस्टोर हुई दोबारा, जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, और उसके बाद में फिर अगेन डिस्ट्रिक्ट जो है ये थोड़े से रिफॉर्म हुए, और कराची साउथ, कराची ईस्ट, मलीर, कराची वेस्ट और कराची सेंट्रल, और 2013 में फिर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को भी एक डिस्ट्रिक्ट का जो है वो हैसियत दे दी गई। तो इस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट और ये सूबे, तो ये डिस्ट्रिक्ट और ज़िले जो हैं ये तो बनते रहते हैं पाकिस्तान में। अपने अपने इलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पर काबिज हैं, जिनका मैंडेट है, वो अपने अपने हिसाब से करती हैं, और किसी को उसमें, आम लोगों को तो कोई फायदा इसमें है नहीं। उसके बाद डिवीजन भी बनते रहे हैं जी डिवीजन भी काफी बनते रहे हैं। आपकी आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही जी, दोबारा में डिवीजन भी काफी बनते रहे हैं। हाँ, डिवीजन भी काफी बनते रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जरूरत के लिहाज से बनाते रहे हैं जो, लेकिन वो तरीके से नहीं बनाए। बात सारी ये कि चले आप सूबे ना बनाएं, आप 4 सूबे हैं, आप 4 ही सूबे रहने दें, कोई मसला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी इतने बड़े बड़े सूबे, लेकिन फिर अपना लोकल बॉडी सिस्टम आप जो है वो इस तरह बनाएं कि उनसे आवाम को फायदा हो। जी, आप 4 सूबे हैं, आप सिंध के सूबे, सिंध में मजीद सूबे नहीं बनाने चाहते, तो आप फिर लोकल बॉडीज के, जो लोकल बॉडीज है, काउंसिल्स हैं, वहाँ के जो मेयर्स हैं, उनको आप एक्टिव करें, उनको आप पावर्स दें, उनको आप आज़ादी से इंडिपेंडेंटली काउंसिल्स को वहाँ की जो है उनको चलने दें, मेयर को इख्तियारात दें, लोकल बॉडी सिस्टम सही करें। मुशर्रफ साहब ने लोकल बॉडीज का सबसे बड़ा इलेक्शन कराया था 2001 में, और इफेक्टिवली काम भी कर रही थी। कराची में भी काफी काम हो रहा था, लेकिन फिर यह है कि क्योंकि लोकल बॉडीज, अगर एक्टिव लोकल बॉडी सिस्टम होता है तो नीचे अवाम तक जो है उसके बेनिफिट जाते हैं, अवाम के हाथ में पावर आता है अपनी बात कहने का, वो काउंसिल तक जा सकता है, वो एक काउंसलर तक अप्रोच उसकी हो सकती है। अगर वहां पर फंड हो, उनको एक्टिव किया जाए, मेयर वाकई में पावरफुल हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। दूसरा इसका रास्ता ये है। लेकिन जब अगर आप कराची में एडमिनिस्ट्रेटिव लाके बिठाएंगे लड़काना का, जिसको कराची का पता ही नहीं है, और सिर्फ इसलिए बिठाएंगे कि आपने उसके हाथ से अपनी चीजें करवानी है, अपने पावर करवाने, तो फिर यही होगा। मतलब ये एक बड़े अफसोस की बात है कि कराची की मिसाल इसलिए दी जाती है कि कराची शायद दुनिया का वाहिद ही एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है
कि जिसमें जो लोग हैं, जो पहले भी ये बात हो चुकी है कि उसमें जो लोग हैं वो उस शहर के हैं ही नहीं। तो बिल्कुल। अब इसको अगर आप तासुब नहीं कहते हैं तो कोई दूसरा लफ्ज बता दीजिए आप, या दूसरी वजह बता दीजिए। आज तक 1947 से 19 अभी 2020 तक 70 साल में कराची में कोई भी महाजिर उर्दू स्पीकिंग जिनके माँ बाप या खुद वो हिजरत करके आए, वो कराची का चीफ मिनिस्टर, सिंध का चीफ मिनिस्टर नहीं बना। क्यों नहीं बना? ये एक सवाल है। तो उस पर फिर होंठ सिल जाते हैं, किसी को जवाब नहीं होता। कहने की बात ये है कि हम ये नहीं कहते कि जी किसी एक तबके को ज्यादा दें आप, हम कहते हैं कि सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। सिंधी भी हमारे भाई हैं, महाजरी भी हमारे भाई हैं, सब पाकिस्तानी हैं, चाहे पश्तून हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बलोची हो, चाहे सराइकी हो, लेकिन आप इंसाफ के साथ चलें। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और बात यहाँ कही जाती है कि जी अब आजकल कराची सूबे की बात चल रही है। जी। मैं ये समझता हूँ कि सिंध में सूबे 3 होने चाहिए और उसको 3 सूबों में डिवाइड करें। अब अगर आपको ये तकलीफ होती है किसी को कि जी महाजिर सूबा नाम क्यों रख रहे हैं, अव्वल तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर तबका अपनी पहचान, उसको आज़ादी है, हमारे आइन में भी आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से अपनी शनाख्त करे। अगर कोई कहता है कि मैं सिंधी हूँ, उसको पूरा हक है वो कहे कि मैं सिंधी हूँ, उसको हक है इस बात का। अगर कोई कहता है कि मैं पंजाबी हूँ, उसका पूरा हक है वो अपने आप को कहे पंजाबी हूँ, एज लॉन्ग एज कि वो पाकिस्तान की नफी ना करे। पाकिस्तानी सब पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहते हुए अगर वो अपने कल्चर को, अपनी जबान को, अपनी शनाख्त बनाता है तो किसको तकलीफ होती है? तो महाजिर भी अगर अपनी शनाख्त वो पाकिस्तान से करते हैं, वो हिजरत से करते हैं, जो लाखों की तादाद में आए थे, तो ये उनका हक है। तो अगर क्योंकि वो मेजोरिटी में है, अगर वो कहते हैं कि महाजिर सूबा नाम रखें, और अगर किसी को एतराज है, वो कहते हैं जी लिसानी सूबा तो बने लेकिन लिसानी बुनियादों पे नहीं होना चाहिए, तो फिर केपीके का क्या फिर कैसे बन गया? वो तो NWFP था। जो आपने उसको खैबर पख्तूनख्वा जब नाम दिया उसको, तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि लिसानी नाम नहीं देना चाहिए? उस पर कोई कुछ नहीं बोला। जी। जब सराइकी सूबे की, हालांकि मैं कहता हूं कि मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, अच्छी बात है। अगर वो पश्तून रहते हैं, उनके नाम पे अगर सूबा बनाए और वो यही चाहते थे तो ये उनका हक है। और क्या? अगर 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 जुनूबी पंजाब में सराइकी ज्यादा रहते हैं, वो अपनी शनाख्त ऐसे सराइकी कराते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे सूबे का नाम सराइकी सूबा हो, तो ये उनको राइट है, उन्होंने रहना है वहां पर। जी। आप कौन होते हैं कहने वाले कि जी सराइकी जबान सूबा नहीं होगा, इसका नाम जो है वो जुनूबी पंजाब होगा? तो देखें, ये इसको हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, ये खुद इन्होंने इसको ये शोषा छोड़ते हैं, ये आग लगाते हैं, ताकि इस आग में ही लोग आपस में एक उस असल मुद्दे पे, असल बात पे ना आए कि भाई इसको हल करो। आपने उसका नाम महाजिर सूबा रखना है, जुनूबी सूबा रखना है, जो भी रखना है आपने, आप हर एक को इंसाफ, बुनियादी हुकूक देने का लिए जरूरी है। अब कब तक रखेंगे आप? जी। आबादी तो बढ़ रही है तेजी से। जो छोटे छोटे से गांव थे पहले, छोटे छोटी सी तहसील थी, जो थोड़ी सी डिस्ट्रिक्ट थे, वो आज बड़े बड़े लाखों के शहर बन गए, करोड़ों के शहर बन गए। पंजाब में चले जाएं आप, कई शहर की आबादी करोड़ों से ऊपर है, 12 करोड़ का सूबा है। तो अब मैंने इसमें कुछ रिसर्च की है और मैंने इस पे लिखा भी है। अब आप देखें कि भावलपुर जो पहले भी अलग रियासत थी, उसको अलग सूबा होना चाहिए, उसकी आबादी 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ 14 लाख है, 11 मिलियन है। डेरा गाजी खान जो है उसकी, जिसमें के कई डिस्ट्रिक्ट आते हैं, डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, इनकी आबादी भी 11 मिलियन की है। फिर सेंट्रल पंजाब में डिवीजन है, फैसलाबाद डिवीजन है, गुजरांवाला डिवीजन है, इन दोनों की अगर आबादी मिलाएं तो एक की आबादी 14 मिलियन है और एक की आबादी 16 मिलियन है। ये अलग सूबे होने चाहिए, इतने बड़े, इससे छोटे छोटे मुल्क हैं दुनिया में। फिर लाहौर जो है उसकी आबादी 19 मिलियन है, इसको भी सूबा होना चाहिए। लाहौर को इटसेल्फ एक सूबा होना चाहिए लाहौर का, ताकि वहां पर उनका अपना वजीर आला हो, उसके बाद में उनकी अपनी कैबिनेट हो, उनकी अपनी असेंबली हो, उनके अपने मामला तय किए जाएं,
हर इलाके की अपनी ज़रूरियात होती हैं। आप अगर पूरा सूबे का एक चीफ मिनिस्टर है और वो लाहौर में बैठा हुआ है, वो जनूबी पंजाब के लोगों की क्या बात समझेगा? जी। उसको तो जाने के लिए 600 किलोमीटर का फासला आपको तय करना पड़ता है। वहाँ पर ज़बान अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका रहन-सहन अलग है, उनकी मरा तो इसलिए जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग बात करेंगे। साउथ पंजाब प्रोविंस जो है, जिसमें मुल्तान डिवीज़न है, उसकी आबादी जो है वो 12 लाख है। इसी तरह से नॉर्थ, ये जो रावलपिंडी डिवीज़न है, फिर साहिवाल डिवीज़न है, फिर सरगोदा डिवीज़न है, ये भी 10 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख ये आबादी है। ये नॉर्थ पंजाब एक सूबा होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मेरी स्टडी है, पंजाब के 6 सूबे होने चाहिए, जी। जिसमें के भावलपुर प्रोविंस पॉपुलेशन जो आप बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से और ताकि देखें, असल बात यह है कि पाकिस्तान के आम आवाम को आपने सहूलत देनी है, उनकी ज़िंदगी आसान करनी है। इसके लिए आपने ये मेक श्योर करना है कि पाकिस्तान के हर इलाके के आम आदमी को इंसाफ मिले, और इंसाफ मिलने के लिए उसकी रसाई होनी चाहिए। उसकी रसाई आसानी से कोर्ट तक होनी चाहिए, उसकी रसाई आसानी से पुलिस स्टेशन तक होनी चाहिए, उसकी रसाई आसानी से कौंसिल तक होनी चाहिए। ये जब उस इलाके में होंगे तो करेंगे ना वो। जी। अब अगर एक हाई कोर्ट है, वो कराची में बैठी हुई है, और एक किसी का केस है वो लड़काना में रहता है, अब बताइए वो कराची आता है चक्कर लगाना। तो ये जब तक कि आप एक इंडिपेंडेंटली प्रॉमिस नहीं देंगे, वहां सारी चीजें मैसर नहीं होंगी। उनके अपना आईजी हो, उनका अपना हाई कोर्ट हो, उनके अपने मेयर हो, उनके अपने कमिश्नर हो, उनके अपने डिप्टी कमिश्नर हो, उनके अपने मजिस्ट्रेट हो, उनकी अपनी पुलिस हो। ये करने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन क्योंकि ये जानबूझकर नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर ये होता है तो वो पार्टियां जो 40-40 साल से इक़्तिदार में बैठी हुई हैं, उनको नुकसान है। इसमें पीपल्स पार्टी को सिंध में नुकसान है, इसमें मुस्लिम लीग उनको पंजाब में नुकसान है, और इसी तरह से दूसरे सूबों में भी जो अपनी पार्टियां लेके बैठे हुए हैं उनको नुकसान है, क्योंकि उनका पावर जो है वो बेरेक हो जाएगा। इसी तरह से आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर डिवीजन, मालाकंड डिवीजन, कोहाट डिवीजन, बन्नू डिवीजन, डेरा इस्माइल खान डिवीजन, हजारा डिवीजन, मर्दान डिवीजन, फिर फाटा और गिलगित बल्तिस्तान जो भी अब आ गए, इनको अलग अलग सूबों में डिवाइड करना चाहिए ताकि लोगों को प्रॉब्लम हो। आप तो मर्ज कर रहे हैं, आप तो गिलगित बल्तिस्तान भी उठा के आपने केपीके में डाल दिया, वहां पर भी इशू है। हजारा के लोग हैं, उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी जबान, और वो पहले ही अलग था। आप वो कहते हैं बनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं दोगे तो वहां पर भी प्रॉब्लम होगा। इस तरह की हमारे प्रोसेस में, और इतने डबल हो गए सूबे पॉपुलेशन जी, डबल से ज्यादा हो गए भाई। देखें, जब पाकिस्तान बना तो सिंध की आबादी 1.5 करोड़ थी, आज सिंध की आबादी 5 करोड़ है। अब देखिए, तो अब जब 4 गुना आबादी बढ़ गई है, इसी तरह से जो है बलूचिस्तान में है वो कलाट डिवीजन, मकरान डिवीजन, नसीराबाद डिवीजन, कोयटा डिवीजन, और ये रक्षान डिवीजन, फिर सिब्बी, जोहब, ये अलग अलग रियासतें थी। इसीलिए वहां आराम से लोग निजाम चला रहे थे। आपने उठा के एक चीफ मिनिस्टर बना देते हैं आप इतने बड़ी करोड़ों की आबादी में, तो प्रॉब्लम तो होगा। और जो हुक्मरान है उनको फायदा है, वो नहीं चाहते कि ये हो किसी भी सूबे में। यही वजह कराची की है। कराची में और कॉम्प्लिकेशन यूं है कि कराची में तो, सिंध में तो भुट्टो साहब ने जुल्म ये किया जो बाकी सूबों में नहीं किया, कि सिंध को तकसीम कर दिया उन्होंने लिसानी बुनियादों पे। हाँ, शहरी और दही का नाम लेके डिवीजन उन्होंने महाजिर और सिंधियों के दरमियान की, और इसका जो मूजिद है वो सिंधी और आम महाजिर नहीं है। इसके मूजिद जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी है। और अगर ये नहीं करती तो फिर जो एक रिबल्ट हुआ है, जो एक रिएक्शन हुआ है महाजिरों में, और जिस रिएक्शन के बदले में एमक्यूएम सामने आई, और फिर एमक्यूएम जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया और जो उनको समझ में आया उन्होंने किया, तजुर्बा नहीं था। और फिर उन्होंने बदले में, मुझे याद है अख्तर मुगल साहब, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था 1974 से 78 तक, और जब ये लिसानी बिल और ये और सारी चीजें हो रही थी ये, और वहां पर जीएसएन के लोग भी आके गुंडागर्दी करते थे, गने लेके आते थे, तो हम ये बातें करते थे क्योंकि हम पढ़ने वाले लोग थे। शहर के लोग जो हैं, वो महाजिर जो हैं, वो गने उठाना जानते भी नहीं थे, वो तो कलम उठाते थे और कलम से पढ़ते थे।
तो उनको फिर ये MQM बनी और उन्होंने, उनके जहन में ये था कि जिस तरह से सिंधु देश के और ये लोग गने लाकर हमें मारते हैं तो हमें भी गने उठानी चाहिए। उन्होंने भी सारा अल्ताफ हुसैन का फलसफा था जिससे मैंने कभी एग्री नहीं किया। और हमने कहा कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो तारीख है, हमारा जो रस्म रिवाज, जो हमारा तरीक़ाकार है, जो हमारा कल्चर है, वो है हमारे यहाँ कलम। हम पढ़ लिख के, हमारी जो नस्ल है पढ़ लिख के मेरिट पर जाए पाकिस्तान में अच्छी जगहों पे, अगर पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलती तो बाहर चले जाएं। लेकिन हमें ये गन और ये कल्चर हमारा नहीं है। ये कबायली कल्चर है, ये जागीरदारों का, वडेरों का कल्चर है जो इनको, उनकी अपनी आवाम को बर्बाद करेगा, तो हमें नहीं करना चाहिए। खैर ये एक अलग बहस है, और वो हुआ और वो फिर फेल भी हुआ। तो अब सवाल ये है कि सिंध में भी अलग, अच्छा सिंध की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोविंस की। सिंध में बड़ी आसानी से मैंने एक ये बनाया है, राइट्स ऑफ महाजिर। में आपको दिखाता हूँ, ये 18 पेज का डॉक्यूमेंट है और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। इस पे मैंने पूरी तफसीली एक स्टडी की है और मैंने बताया है कि सिंध का इलाज ये है कि सिंध को 3 सूबों में तकसीम किया जाए आप सिंध पे। और फिर इसमें मैंने ये भी बताया है कि जो मौजूदा डिवीजन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मौजूदा जो डिवीजन है उनको आप जम करके उसके आप 3 सूबे बना दें, जिसमें से आप देखें सिंध में लाड़काना डिवीजन है, सखर डिवीजन है, नवाबशाह जिसको बेनजीर बात कहते हैं डिवीजन है, इसको आप मिला के और हैदराबाद डिवीजन को मिला के आप एक सूबा बना दें, सिंध का वस्ती सूबा सेंट्रल। उसके बाद में फिर आप जो है उधर लाड़काना और वो दूसरे डिवीजन है, तो इसमें पूरी जो है नॉर्थ सिंध, सॉरी सिंध नॉर्थ डिवीजन यानी कि सिंध शुमाली, इसका सूबा बनाएं और उसमें आप लाड़काना और सखर डिवीजन को रखें जो ऑलरेडी हैं डिवीजन। आपने खाली 2 डिवीजन को मर्ज करके एक सूबे का अनाउंस करना है। फिर सिंध सेंट्रल में हैदराबाद, नवाबशाह और मीरपुर खास, ये जो डिवीजन है इसमें आप सिंध में सेंट्रल में ले आए हैं ये ऑलरेडी, और ये आराम से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इन डिवीजन्स को मिला के आप सिंध को सेंट्रल में ले, सिंध सेंट्रल बना दें, और एक सिंध साउथ जो कि कराची और फिर कराची के साथ जो इलाके हैं इसमें आप सिंध जो है वो साउथ बना दें। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ यही है कि सिंध को 3 सूबों में तकसीम होना चाहिए। इससे ये जो लिसानी फसादात हैं, लिसानी तकसीम है, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इन सूबों के अंदर जो नए सूबे बने इसमें सब में मेरिट सिस्टम रखें, इनके अपने मेयर होंगे, इनके अपने चीफ मिनिस्टर होंगे, इनकी अपनी असेंबली होगी, इनमें ये अब आप देखें सिंध असेंबली में क्या होता है। आपने अगर सिंध असेंबली में कभी कार्रवाई देखी हो टेलीविजन पे, तो सिवाय एक दूसरे को गालियां देने के वहाँ कुछ नहीं होता। वहाँ सिर्फ सिंधी और महाजिर का चक्कर डिस्कस होता है, दैट्स इट। मैंने नहीं देखा कि वहाँ कोई काम की बात हो रही है। और अगर कोई करारदाद मंजूर होती है तो वो साफ लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपने वोट बैंक को, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बिल लेके आ रही है जी। तो ये हमारे मुल्क का, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, इस पे एक सवाल ये है, मैं सोच रहा था कि जब नए सूबे की बात होती है तो कुछ लोग इसकी मुखालफत करते हैं और इसे समझते हैं कि ये कौमी यकजहती पर वार है। देखें, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे ये बताइए कि जब आपने बांग्लादेश के ईस्ट पाकिस्तान की आवाम को उनके हुकूक नहीं दिए, उनको जमहूरी इलेक्शन के बाद हुकूमत नहीं दी, तो मजबूत हुआ या टूट गया? नुकसान हुआ। नुकसान हुआ ना। तो ये हमारे साथ तो ये हो चुका है। तो इस पर ये बात कहना है कि नए, अच्छा फिर क्या है, इस तरह से बात करते हैं कि जी नए सूबे बनाने से जी सिंध यूं सिंध, अरे भाई किसको बात, सिंध की क्या तारीफ बात करो सिंध की आप? सिंध तो मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ इलाकों को सिंध कहा जाता था। बॉम्बे से लेके लाड़काना तक और जनूबी पंजाब तक सिंध था एक जमाने में, और उसके बाद में फिर खैरपुर कभी भी सिंध का पार्ट नहीं रहा, अलग रियासत थी। उमरकोट अलग रियासत थी, कभी पार्ट नहीं रहा। ये हैदराबाद में सिर्फ जो कलोड़ा खानदान था एक जमाने में, ये सिंध जो था यही था बस। फिर पंजाब में चला गया कुछ इलाका, तो उससे पहले चले जाए हजारों साल पहले तो ये अफगानिस्तान तक था। तो देखें इस तरह तो पुरानी माजी की मिसालें देके आप मुस्तकबिल के मसलों को जस्टिफाई या उनको उस पर डिबेट नहीं कर सकते। आज की बात करें, अब क्या है, अब सूरत हाल ये है कि सिंध की आबादी
5 करोड़ है। कराची की आबादी, एक तो देखें, करप्शन, बेईमानी, चीटिंग, फ्रॉड, रेफरेंडम यहाँ पर जो है सेंसस सही नहीं होता। अब कितने अफसोस की बात है, पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन साहब जरदारी साहब, जो पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जी 3 करोड़ की आबादी है। कह गए वो अपने बातों में, ये बात कह गए कि 3 करोड़ की आबादी है, और जब सेंसस कराया हुआ है तो उसमें लिखा हुआ है 1 करोड़ 60 लाख की आबादी है। 1 करोड़ 10 लाख की आबादी तो लाहौर की है। मतलब क्या, मतलब लाहौर की आबादी कराची से ज्यादा है? मतलब कितनी एक बेवकूफी की बात है। आप कौन सी दुनिया में बातें कर रहे हैं? तो ये एक न्यायारी चोर और सॉरी टू से एक बेगैरत किस्म के लोग हैं, जिनको कोई हमदर्दी नहीं है अपने वोटर से भी, अपने लोगों से भी। और आप देखें कि उन्होंने क्या हाल कर दिया है सिंध का, कराची का। तो उनको अब कराची पे जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, अब आजकल तो अपने बंगलों में बंद करके बैठे हुए हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब कोई जवाब नहीं उनके पास। उनको क्या हमदर्दी होगी? ज्यादा कराची में पानी, कराची अगर डूब गया तो हेलीकॉप्टर पकड़ के अपने दादू चले जाएगा मुराद अली शाह, क्योंकि उसका तो ताल्लुक है नहीं कराची से। मरेगा कौन? मर कौन रहा है? कराची के लोग मर रहे हैं ना जी। तो जो पाकिस्तान को चलाने वाले हुक्मरान हैं और पाकिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट में चलाया है, ये पाकिस्तान के 4 सूबे इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे, याह्या खान ने बनाए थे, और इसको हल कोई कर सकता है तो फौजी कर सकती है। अच्छा, एक बात और है कि सूबों को इंतजामी सतह पर तकसीम करने में लोग उसको टूटना क्यों तकब्बुर करते हैं? ये तो इंसान तो ये है। देखिए, असल में लोग जो हैं सिंध के, खास करके पंजाब में ऐसी कैफियत नहीं है, वहाँ के लोग फिर भी समझदार हैं, और पंजाब के जो चौधरी हैं वो फिर भी कुछ तरीके की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं। लेकिन सिंध के तो उनको सियासत का कुछ पता नहीं है, लेकिन वो वडेरे हैं, साईं हैं, और वो उनके कल्चर में ये है कि जनाब साईं की जमीन पे जो काम करता है वो नीचे बैठेगा आके, हाथ जोड़ के नीचे बैठेगा, पाँव को लगाएगा हाथ। आज भी ये करते हैं, तो ये उनको सिखाया है। तो उनकी तरबियत ऐसी है कि उनको ये बताया जाता है, आप सिंधी हुक्मरानों की, सिंध के सियासी लीडरों की तकरीरें सुन लें। उनकी तकरीरें इतनी जज्बाती होती हैं कि वो एक नफरत अंगेज तकरीरें होती हैं कि जी अगर सिंध धरती माँ है, सिंध फलाना माँ है। धरती माँ के बच्चों को रिस्क तो दे दो। धरती माँ के बच्चे एड्स से मर रहे हैं, उस धरती माँ के बच्चे भूख से मर रहे हैं, पानी उनको नसीब नहीं है। तुम बगैर तो सिंध को धरती माँ कहते हो, तो तुम्हारी माँ के जो बच्चे हैं, जो तुम्हारे भाई हैं, उनको तो दे दो कुछ। ये तो आप देखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा तजाद है दो तबकों का। इसीलिए जो अब एक दोबारा से मूवमेंट उठ रही है कराची सूबे की, महाजिर सूबे की, ये होगी। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए अब। क्यों कि आप, अच्छा फिर क्या, एक और बात है अख्तर मुगल साहब और नाज़रीन को भी मैं कहता चलूं कि देखें, हिस्ट्री ये बताती है जब 1971 में, बार बार हमें पीछे जाना पड़ता है क्योंकि हमारी तारीख ये रही है और हम ये दोहराना चाह रहे हैं शायद ये दोबारा। देखें 1971 में जब बांग्लादेश बना, उससे पहले 8-10 साल पहले से आस्ता आस्ता ये चीजें पक रही थी कि बंगालियों को उनकी हुकूक नहीं दिए जा रहे, जो उनकी मांग है, जो उनकी डिमांड है, वो पूरी नहीं की जा रही। असेंबलीज में भी बहस होती थी, और फिर मार्शल लॉ भी लगा बार बार, क्योंकि वजीर आजम चेंज होते थे, बंगाल के वजीर आजम बस पाकिस्तान को हजम नहीं होते थे, तो ये होता रहा। मगरबी पाकिस्तान के मीडिया और मगरबी पाकिस्तान के सियासतदानों ने इस बात को मगरबी पाकिस्तान की आवाम तक आने ही नहीं दिया गया। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 9th क्लास में था जब बांग्लादेश बना, तो उस वक्त बीबीसी से एक प्रोग्राम आता था उर्दू का, शाम को, रात को 8 बजे, और उसमें सहरवीन एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम होता था। और उस वक्त क्योंकि रेडियो होता था तो लोग ज्यादातर रेडियो देखते थे। उस प्रोग्राम का दिन से ही इंतजार होता था कि रात को अब बीबीसी बताएगा कि क्या हो रहा है। उस प्रोग्राम में ये बात, और एक वॉइस ऑफ जर्मनी ने और किसी एक और बाहर की एजेंसी ने ये बताया कि जी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान का डाउनफॉल हो गया है, पाकिस्तान की फौज ने हथियार डाल दिए। पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान के मीडिया ने अनाउंस नहीं किया ये, और जब ये अनाउंस हो गया, मुझे याद है अच्छी तरह, तो ये खबर जब बीबीसी से और दूसरी वॉइस ऑफ अमेरिका से जब ये खबर आई, तो फिर पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। तो पाकिस्तान के, वेस्ट पाकिस्तान क्योंकि फिजिकली अलग था,
उनको बिल्कुल भी हमारे यहाँ के सियासी लीडरों ने उनको बाखबर ही नहीं रखा कि बंगाली जो हैं वो पाकिस्तान से तंग आ रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे, बल्कि दबाते थे। मतलब आप देखिए कि भुट्टो साहब ने जब ये कहा तमाम पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को कि कोई भी बांग्लादेश नहीं जाएगा, इस पाकिस्तान नहीं जाएगा, ढाका नहीं जाएगा असेंबली में बैठने के लिए, क्योंकि मुजीबुर रहमान ने कहा था कि हमारे पास 160 सीटें हैं, हम मेजोरिटी में, यहाँ लगेगा इजलास। तो इसने कहा कि जो भी पार्टी जाएगी, भुट्टो ने कहा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। और सारी पार्टियों ने भुट्टो का साथ दिया, क्योंकि इनको ये नजर आ रहा था कि अगर मुजीबुर रहमान की हुकूमत बनती है तो हमें भी कुछ नहीं मिलेगा, हमें भी हुकूमत में। तो ये सब लोग, ये सब बराबर के मुजरिम है पाकिस्तान को अलग करने में। ये हमारी सियासी पार्टियां जो हैं, ये सारे लोग जो हैं हमारी तारीख का बहुत बड़ा अलमिया है। लिहाजा अब हमें ये चाहिए, हमारे जो मुहिब वतन जर्नलिस्ट हैं, जो दानिश्वर हैं, जो राइटर्स हैं, एक तो हमें हमारी तारीख को खुल के बताना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं करना चाहिए। हमारी तारीख बहुत तारीखी अलमिया है, हमारी तारीख का एक अलमिया है, उसको सामने लाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि ये हो चुके हैं। लिहाजा अब जो पाकिस्तान है उसको बचाना है तो उन लोगों की सुननी पड़ेगी जो मुहिब वतन है जी, उनकी सुननी पड़ेगी। आज मैं ये बात कह रहा हूं, मैं कब तक कहता रहूंगा बात ये, जो मेरे जैसे और लोग भी जो ये चाहते हैं, क्योंकि हमारी तो शनाख्त पाकिस्तानी है, तो सुनना चाहिए। अच्छा आतिफ हुसैन साहब, काम बहुत कम है और ये टॉपिक बहुत बड़ा है। अच्छा इसका मैं ये समझ रहा हूँ कि इसका फाइनल हल क्या है, मतलब क्या कंक्लूजन है जिससे हमारी कौमी यकजहती भी मजबूत रहे। देखिए हमारी कौमी यकजहती तो जब 14 अगस्त होती है, 23 मार्च होती है, 6 सितंबर होती है, तो वो नजर आती है झंडों और बैनरों और टीवी के प्रोग्रामों तक। जी, हम सब अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं और जज्बा भी रखते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन हम प्रैक्टिकली अपने आप को प्रैक्टिकली अमली तौर पे इसका मुजाहरा नहीं करते कि हम ये जो सूबाइयत है इसको ख़त्म करें। ये 4 सूबे जहर हैं, इनको ये यहीं से शुरू हुआ है तासुब सारा। ये सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, ये जो सूबे बनाए गए और फिर उसी से फिर जब ये सूबे बने तो फिर महाजर क्रिएट हो गए। इनको तकसीम करके रिफॉर्म होना चाहिए। लोग कहते हैं बात ये चलती रही है, कुछ मीडिया में भी आई ज़िया-उल-हक के ज़माने में कि ज़िया-उल-हक साहब का प्रोग्राम था कि पाकिस्तान को 4 के बजाय 18 सूबों में तकसीम किया जाए। उसके बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये बात चली। परवेज़ मुशर्रफ साहब भी चाहते थे कि पाकिस्तान में रिस्ट्रक्चर हो, ये डिविजन्स को मर्ज करके तकरीबन इतने ही 18 जो एक प्लान था कि 18 सूबे होने चाहिए, उसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने, मुशर्रफ साहब ने भी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए शायद उन्होंने जो ब्लंडर मिस्टेक किए एनआरओ वगैरह की, उसकी वजह से वो सारा मामला वाइंड अप हो गया। और आज भी जैसे आपने कहा, इसका इलाज ये है, ये डेमोक्रेसी से जो पाकिस्तान की सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, वो हम पल्ला ही नहीं है, वो मतलब मुतवाज़े ही नहीं है, वहाँ सीटें नहीं है। कराची की आबादी देखें, बड़े बड़े शहरों की आबादी देखें, उनकी सीटें देखें, और छोटे छोटे गाँवों में जहाँ के पीपल्स पार्टी का मैंडेट है उनकी सीटें देखें आप। तो इनको डिसॉल्व होना चाहिए, रिस्ट्रक्चर होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, सिंध में नहीं, पूरे पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए। फिलहाल तो मसला कराची का है, उसको हल होना चाहिए। सिंध का मसला सबसे आगे है, क्योंकि ये एक डिमांड भी चल रही है। पंजाब में ये डिमांड नहीं है, लेकिन पंजाब में भी डिमांड तो है। पंजाब में भी जुनूबी सूबे की डिमांड है, ये सराइकी सूबे की, भावलपुर सूबे की। सबसे पहले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, बार बार मैं इस्टेब्लिशमेंट का इसलिए कहता हूँ कि करती इस्टेब्लिशमेंट ही है। पहले भी 1 यूनिट तोड़ा तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं तोड़ा, याह्या खान नहीं तोड़ा। सूबे बनाए तो याह्या खान ने बनाया, उसको फिर भुट्टो साहब ने असेंबली से मंजूर करा लिया। अब करना भी किसी फौजी को ही करना पड़ेगा, चाहे वो इमरान खान को आगे रख के, सिविल हुकूमत को आगे रख के करवाएं, लेकिन उनको फौरी तौर पे, क्योंकि देखें लावा पकड़ा है। हम नहीं चाहते, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान कुछ हो, लेकिन इस तरह आप कब तक लोगों को समझाएंगे? बिल्कुल। हमारे सामने मिसाल मौजूद है अल्ताफ हुसैन की। अल्ताफ हुसैन के माँ बाप या उसके जो दादा परदादा या उसके फैमिली वाले, वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थे। जी,
क्या पैदाइशी पाकिस्तान के खिलाफ था? उसने एक पाकिस्तान की पार्टी बनाई, उसने इलेक्शन में हिस्सा लिया, 25 सीटें ली और वो मुकाबला वो बातें करता रहा। लेकिन ऐसे लोगों को, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर भी दुश्मन है और मुल्क के बाहर भी दुश्मन है, जी फिर जो सिंध के अंदर जो मुल्क के दुश्मन है, एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, उन्होंने उससे साजबाज की और वो उनके ट्रैप में आ गया और फिर उन्होंने फिर कनेक्ट करवाया उसको रॉ से, फिर वो इंडियन एजेंसी से मिल गया और उसने फिर ये समझा जो गलत था कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करना शुरू कर दी और ज़्यादा उसकी बात पाकिस्तान की फौज के खिलाफ होता था। अब हमारे दानिश्वरों को, जो हमारे मुफक्किर हैं और हमारे जो मुल्क को चलाने वाली ताकत हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि एक मुहिब वतन पाकिस्तानी किस तरह से गद्दार वतन बनता है। जी मुजीबर रहमान की मिसाल भी आपके सामने मौजूद है, जिसने पाकिस्तान के बनने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया। लिहाजा अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में कुछ और गद्दार पैदा हो या उनको पैदा किया जाए, तो क्योंकि ये इसके लिए यही है कि पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाए जाएं, वडेरों की, जागीरदारों की, कबायली सरदारों की ताकत को तोड़ा जाए, फेयर डेमोक्रेसी हो और लोकल बॉडीज जो हैं उनको मुस्तहकम किया जाए, उनको एक्टिव किया जाए। मेयर्स हर इलाके के डिवाइड करके और मेयर बनाए जाए हर इलाके में, जैसे नए सूबे बनेंगे, अगर 3 सूबे बनते हैं सिंध में तो 3 मेयर होंगे और फिर लोकल बॉडीज होंगी, उनको फेयर तरीके से उनको चलने दिया जाए, उनको फंड दिए जाए। ये 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड सब ये बकवास है, इसको ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान को रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, पूरे हमारे जो इंतज़ामी ढांचा है उसकी तब्दीली की ज़रूरत है और वो फौज ही करवा सकती है। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपके बहुत कम है हमारे पास और ये बहुत सारी बातें हैं, फिर किसी और प्रोग्राम में रख लेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, जैसा कि अतीकुल हसन साहब ने अपनी तफसीली गुफ्तगू में निशानदेही की कि बढ़ती आबादी के मसाइल, बड़े शहरों पर दबाव करने के लिए इंतजामी कमेटियां सूबा बनाना जरूरी है। हम लोग की आदत है कि इंतजामी मामला को सियासत की भेंट चढ़ा देते हैं। अगर सूबों की तकसीम से इंतजामी सहूलत पैदा होती है और आवाम के लिए बेहतरी होती है तो जरूर ऐसा करना चाहिए। जागीरदाराना निजाम के खात्मे की जानिब यही पहला कदम होगा। हम इस में रहने वाले आपस में सब भाई हैं और भाइयों में आपस के मसाइल एक मामूल की बात है और आपस के मसाइल का हल मिल बैठ कर, एक दूसरे की बात सुनकर और उनके एहसास महरूमी को समझ कर हल करने से ही चारा पड़ सकता है। अगर ये ना हो तो आपस में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात, तफ़रीक, एहसास महरूमी जन्म लेते रहते हैं और फिर यही तफ़रीक और एहसास महरूमी भाइयों में हसद की बुनियाद बनती है और तासुब की आग भड़क जाती है। लिहाज़ा घर के मसाइल हल करके ही आपस की यकजहती की मिसाल की जा सकती है। हमें ये सब कुछ सियासत से बाला और मुक्त होकर सोचना पड़ेगा कि वाक़ई ये वक़्त की अहम ज़रूरत है। उम्मीद है कि हमारे अवाम, मुतालिक इदारे, हुक्मरान इस बात को समझ रहे होंगे। यकीनन अंदरूनी मसाइल को आपस में ही इसकी तफरीक को ख़त्म करके अपनी मिल्की हैसियत को मज़ीद मज़बूत बनाने के लिए इन मसाइल की ज़रूर तवज्जो देंगे। अल्लाह करे वो दिन बहुत जल्द आए जब हम आपस में दस्तों-गिरहमा होने की बजाय एक-दूसरे की सुनें, समझें और इसमें हमारी कामयाबी और बका है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम अपने शहर पे करते हैं कि तबीबों की तवज्जो से मर्ज़ और बढ़ रहा है। तबीबों की तवज्जो से मर्ज़ और बढ़ रहा है। कर दीजिए इस की दवा, अगर मुफ़्लिस हो तुम मुझसे। इंशाअल्लाह हम फिर हाज़िर होंगे नए मौज़ू के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे निगाह जनाब सैयद अतीक हसन और मेज़बान अली मुगल को इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर, हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सबको।